दोस्तों 10 मार्च के दिन पाकिस्तान में अचानक मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में एयर स्पेस वायलेशन के लिए सायरन्स बजते हुए सुनाई दिए। पाकिस्तानी ऑफिसर्स का क्लेम था कि इंडिया साइड से एक सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उनके एयर स्पेस में एंटर कर गई। न केवल अचानक हुए इस एयर इन्वेजन से पाकिस्तान के आला अधिकारी परेशान दिखे, बल्कि उनके रिएक्शन में इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को रोक न पाने की नाकामयाबी भी नजर आई। इंडिया ने क्लैरिफिकेशन इशू करते हुए पाकिस्तानी अथॉरिटीज को बताया कि वो सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं बल्कि इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल थी, जो मिसफायर होने के कारण पाकिस्तानी एयर स्पेस को इन्वेड कर गई। दोस्तों ऑल्दो इंडिया ने अपनी ओर से हुई इस एरर को फौरन एक्सेप्ट करते हुए सिचुएशन को एस्केलेट होने से रोका, लेकिन ब्रह्मोस द्वारा पाकिस्तानी एयर डिफेंस से बिना किसी ऑपरेशन को फेस किए उनकी टेरिटरी में 100 किलोमीटर से ज्यादा अंदर तक एंटर कर जाना ब्रह्मोस की सफलता का सबूत पेश करता है। इंडिया और रशिया द्वारा ज्वाइंटली डेवलप्ड ब्रह्मोस मिसाइल आज वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, जिसे इंटरसेप्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। पाकिस्तान एयर स्पेस के इस ब्रीच ने आज दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को ब्रह्मोस की कैपेबिलिटीज डिस्कस करने के लिए मजबूर कर दिया है। ये सिचुएशन तब और सीरियस नजर आती है जब दोनों देशों की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को इंक्लूड कर ब्रह्मोस के इस इन्वेजन को देखा जाए। दोस्तों आज इस वीडियो का मकसद आपको ब्रह्मोस की इन्हीं कैपेबिलिटीज से रूबरू कराना है। इस डिस्कशन के माध्यम से हम ब्रह्मोस के ओरिजिन के अलावा और प्रेजेंट फीचर्स और स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस को समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा ब्रह्मोस द्वारा इंडिया के इकोनॉमिक, सॉफ्ट और हार्ड पावर के एक्सपेंशन पे चर्चा करेंगे। साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन में ब्रह्मोस की फ्यूचर पॉसिबिलिटीज पे भी एक नजर डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों ब्रह्मोस की कहानी 1983 में शुरू हुई, जब इंडिया ने अपने एम्बिशियस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया। इसी प्रोग्राम के तहत इंडियन रॉकेट साइंटिस्ट ने पृथ्वी और अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप की, जो आज हमारे देश की न्यूक्लियर मिसाइल शील्ड का हिस्सा है। लेकिन कोल्ड वॉर के बाद 1991 में हुए गल्फ वॉर ने दुनिया के सामने क्रूज मिसाइल्स की इंपॉर्टेंस को फर्दर ऑगमेंट किया। दोस्तों क्रूज मिसाइल एक गाइडेड मिसाइल होती है जिसे टेरेस्ट्रियल या ग्राउंड टारगेट्स के अगेंस्ट यूज किया जाता है। एक नॉन बैलिस्टिक और लो ऑल्टीट्यूड ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए ये मिसाइल कांस्टेंट स्पीड पे फ्लाई करती है और कन्वेंशनल के अलावा न्यूक्लियर वॉरहेड हाई प्रिसीजन के साथ डिलीवर करने में सक्षम होती है। क्रूज मिसाइल की किसी बैलिस्टिक मिसाइल की कंपेयर्ड सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि क्रूज मिसाइल के लो ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग के कारण इन्हें रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस डिवाइसेस और इवन AWACS से डिटेक्ट करना कठिन होता है। दोस्तों टेक्नोलॉजिकल लैग के कारण 1990s में इंडिया के लिए अकेले क्रूज मिसाइल को अचीव करने का सफर कठिन था, जिस कारण इंडियन लीडरशिप ने इस जर्नी में रशिया को साथ लेने का निर्णय किया। इंडिया और रशिया ने इससे पहले भी कई बार एक साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एस्टैब्लिश की थी। एग्जाम्पल के तौर पे 1980s में इंडियन नेवी ने सोवियत यूनियन के K-43 नामक न्यूक्लियर सबमरीन लीज पे ली थी, जिसे आगे चलकर INS चक्रा के नाम से जाना गया। साथ ही USSR की NPO मैश ने एमेटिस्ट OP और मलाखित 15E जैसी कई मिसाइल सिस्टम्स इंडियन नेवी को ध्यान में रखकर डेवलप की थी, ऑल्दो इन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। लेकिन इन्हीं कारणों से इंडियन गवर्नमेंट ने NPO मैश के साथ अपनी क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट के लिए कोलैबोरेट करने का फैसला किया। 12 फरवरी 1998 में इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट और न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो उस समय DRDO को लीड कर रहे थे, उन्होंने रशिया के फर्स्ट डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर NV मिखाइलोव के साथ मॉस्को में एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी साइन की। इस पैक्ट के तहत DRDO और NPO मैश के बीच जॉइंट वेंचर बेसिस पे ये कंपनी फॉर्म की गई, जिसके 50.5% शेयर्स इंडिया ने होल्ड किए और 49.5% शेयर्स रशिया ने। इंडिया की ब्रह्मपुत्र और रशिया की मोसाका रिवर के नेम्स को कंबाइन कर ब्रह्मोस नाम की मिसाइल न केवल आने वाले समय में इंडिया को ज्यादा पावरफुल और कैपेबल बनाने वाली थी, बल्कि वर्ल्ड मार्केट में इंडिया और रशिया के जॉइंट पार्टनरशिप की एक एग्जाम्पल सेट करने वाली थी। अपने शुरुआत के बाद ही ये प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ने लगा। इंडियन डेडिकेशन और NPO मैश के एक्सपीरियंस के कारण 12 जून 2001 के दिन चांदीपुर कोस्ट से ब्रह्मोस का पहला टेस्ट लॉन्च परफॉर्म किया गया। इस टेस्ट लॉन्च के बाद ही
इंडिया और रशिया का ये जॉइंट वेंचर दुनिया भर में जाना जाने लगा और ग्लोबल मार्केट में कदम रखते हुए ब्रह्मोस को अगस्त 2001 में मॉस्को में कंडक्ट हो रहे मार्क्स 1 एग्जीबिशन में डिस्प्ले किया गया। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को $250 मिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया गया, जिसके फाउंडर, सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शिवा थानु पिल्लाई थे। आगे चलकर 2015 में इन्हें डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा द्वारा रिप्लेस किया गया। आज ब्रह्मोस प्रोजेक्ट के सीईओ डॉक्टर अतुल दिनकर हैं, जिन्होंने 2021 से ये कार्यभार संभाला है। ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन और प्रोडक्शन सेंटर को 2007 में तेलंगाना के हैदराबाद में डेवलप किया गया। इसके अगले साल 2008 में केरला के तिरुवनंतपुरम में ब्रह्मोस की सेकेंड प्रोडक्शन और टेस्टिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश की गई। दोस्तों, यदि ब्रह्मोस के डेवलपमेंट की बात की जाए तो 2008 तक इस मिसाइल में यूज होने वाले 65% कंपोनेंट, जिसमें रैमजेट इंजन और रडार ट्रैकर शामिल है, रशिया द्वारा सप्लाई किए जाते थे। लेकिन आज इंडिया ब्रह्मोस के 65% इंडिजिनसली प्रोड्यूस करता है और लखनऊ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की मदद से इंडिया अपनी कंट्रीब्यूशन 90% तक इंक्रीज करने की टारगेट परस्यू कर रहा है। यदि मिसाइल एफिशिएंसी की बात की जाए तो इनिशियली ब्रह्मोस के ब्लॉक 1 वर्जन से डिजायर्ड प्रिसीजन हासिल न होने के कारण ब्लॉक 2 वर्जन को डेवलप कर 2008 में टेस्ट फायर किया गया। आगे चलकर आर्मी की नीड को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मोस के ब्लॉक 3 डेवलप करना एक सक्सेसफुल स्टेप साबित हुआ। आज ब्रह्मोस माउंटेनियस टेरेन के पीछे बैठे दुश्मन को टारगेट करने में सक्षम है। रिज लाइंस पे फ्लाई करने के अलावा ब्रह्मोस वैली में स्टीप डाइव कर सकता है। 2016 में इंप्रूवमेंट के बाद इस मिसाइल को 65 डिग्री डाइव के लिए प्रिपेयर किया गया और 2019 में इस कैपेबिलिटी को फर्दर इंक्रीज कर ब्रह्मोस को वर्टिकल स्टीप डाइव के लिए टेस्ट किया गया। इन सब के अलावा ब्रह्मोस को नेवी के लिए कॉम्पैटिबल बनाया गया। हमारी नेवी आज इस मिसाइल के एंटी शिप और लैंड अटैक वर्जन को यूज कर रही है। 2008 में आईएनएस राजपूत से टेस्ट फायर करने के बाद ब्रह्मोस ने हमारी नेवी को एनिमी के कोस्टल इंस्टॉलेशन को हिट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड की। राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर्स के अलावा तलवार क्लास, शिवालिक क्लास और नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स भी ब्रह्मोस से आज इक्विप्ड हैं। आज हमारी वॉरशिप्स हर 2 सेकंड के गैप पे एक के बाद एक 8 ब्रह्मोस फायर कर सकती हैं, जिसमें हर मिसाइल डिफरेंट टारगेट को डिस्ट्रॉय करती नजर आएगी। इसके अलावा सबमरीन लॉन्च वेरिएंट से इंडियन नेवी 40 to 50 मीटर्स डेप्थ से भी ब्रह्मोस फायर करने में सक्षम है। नेवी के साथ इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI भी ब्रह्मोस कैरी करने में कैपेबल हैं। हाल ही में एयरफोर्स ने टाइगर शार्क नाम के स्क्वाड्रन से तमिलनाडु के थंजावुर एयर स्टेशन को इक्विप किया है, जिसमें ब्रह्मोस कैपेबल Su-30 MKI डिप्लॉयड है। दोस्तों, आज ब्रह्मोस 300 से 500 किलोमीटर के रेंज में अवेलेबल है, जिसकी रेंज वेरिएंट और लॉन्च प्लेटफॉर्म के ऊपर निर्भर करती है। साउंड से लगभग 3 टाइम्स ज्यादा की स्पीड से ट्रैवल करते हुए ब्रह्मोस आज मार्क 2.8 की टॉप वेलोसिटी अचीव करने में सक्षम है। सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्ट मोटर के साथ लिक्विड फ्यूल्ड रैमजेट सस्टेनर मोटर द्वारा पावर्ड 8 मीटर लंबी एक ब्रह्मोस मिसाइल 300 kg के पेलोड को डिलीवर करने में कैपेबल है। आज ब्रह्मोस को वर्टिकल लॉन्च सिस्टम और रैंप लॉन्चर के अलावा एयर से भी फायर किया जा सकता है। ब्रह्मोस की सक्सेस के बाद इंडिया आज ब्रह्मोस सेकंड के डेवलपमेंट में अपने हाथ आजमा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अपने टेस्ट के दौरान ब्रह्मोस सेकंड ने मार्क 8 की स्पीड हासिल की थी, जो इसे वर्ल्ड की फास्टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए इनफ है। ब्रह्मोस सेकंड के ट्रायल्स आज प्रोग्रेस में हैं और आशा है कि 2024 तक ये सर्विस में इंडक्ट होती नजर आएंगी। इसके अलावा ब्रह्मोस की एक दूसरी वेरिएंट ब्रह्मोस NG यानी कि नेक्स्ट जनरेशन भी आज अंडर डेवलपमेंट है। अपने लाइट वेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज के साथ ब्रह्मोस NG मार्क 7 या फिर 8 की स्पीड से ज़्यादा लीथल और एक्यूरेट स्ट्राइक्स करने में कैपेबल होंगी। सुखोई 30 MKI के अलावा इन मिसाइल्स को रफाल और तेजस MK-1A में भी अटैच किया जा सकेगा। दोस्तों, ब्रह्मोस की इन एग्जिस्टिंग और अपकमिंग फीचर्स ने इंडियन डिफेंस फोर्सेस को एक अनपैरेलल अटैक कैपेबिलिटी प्रोवाइड की है। आइए उसे अगले सेक्शन में समझते हैं। दोस्तों, मिसाइल टेक्नोलॉजी के टर्म्स में ब्रह्मोस एक एडवांस्ड और वर्सेटाइल डिलीवरी सिस्टम है जो चाइना की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी को सक्सेसफुली चैलेंज करता है। लो ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करने के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक स्पीड पे एक सर्किटियस पाथ फॉलो करता है, जिससे उसे इंटरसेप्ट कर पाना कठिन हो जाता है। साथ ही इंडिया आज ब्रह्मोस की जिस हाइपरसोनिक वेरिएंट को डेवलप कर रही है वो सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट इंजन द्वारा पावर्ड होगा। मार्क 8 की वेलोसिटी से ट्रैवल करती इस मिसाइल को चाइना के किसी भी एग्जिस्टिंग मिसाइल डिफेंस सिस्टम द्वारा इंटरसेप्ट करना वर्चुअली इम्पॉसिबल होगा।
दोस्तों 2016 में इंडिया के मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम यानी कि MTCR में इंक्लूडेड होने से कई रिस्ट्रिक्शंस रिमूव हुई हैं। न केवल अब हम 300 किलोमीटर रेंज और 500 kg पेलोड डिलीवर करने वाले सिस्टम्स को डेवलप कर पा रहे हैं, बल्कि इंडिया आज 800 से 1000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल्स पे काम कर रहा है। इस रेंज के साथ इंडिया ब्रह्मोस जैसे इफेक्टिव सुपरसोनिक वेपन से ऑलमोस्ट पूरे चाइना में कभी भी प्रिसाइज अटैक करने में सक्षम हो जाएगा। ब्रह्मोस इक्विप्ड सुखोई 30 MKIs 3600 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज ऑफर करती हैं, जो चाइना या किसी भी एडवर्सरी के सामने एक बड़ा चैलेंज पोज कर सकता है। न केवल मिलिट्री और डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स बल्कि ब्रह्मोस इक्विप्ड सुखोई 30 MKIs चाइना के इकोनॉमिक हब को भी हिट करने में कैपेबल है। उसके अलावा सुपरसोनिक स्पीड से क्रूज करता ब्रह्मोस चाइनीज J-20 जेट्स को भी न्यूट्रलाइज करने में कैपेबल है, जो मार्क 8 से कम की वेलोसिटी ऑफर करते हैं। दोस्तों साउथ एशिया के इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के ट्रायंगुलर न्यूक्लियर डायनेमिक्स में इंडिया द्वारा क्रूज मिसाइल की न्यूक्लियराइजेशन का इम्पैक्ट चाइना के अलावा पाकिस्तान पे भी पड़ता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान में रिसेंटली इसका एग्जाम्पल देखा गया, जब एक मिसफायर्ड ब्रह्मोस पाकिस्तान टेरिटरी में एंटर कर गई और पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। न केवल ब्रह्मोस आज पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन बैटरीज को टारगेट करने में सक्षम हो चुका है, बल्कि ब्रह्मोस की पिन पॉइंट प्रिसीजन काउंटर फोर्स टारगेटिंग के लिए भी यूज की जा सकती है। इंडिया द्वारा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि IRNSS का डेवलप करना ब्रह्मोस की इस कैपेबिलिटी को फर्दर ऑगमेंट करता है, जो इसे टारगेट के 20 मीटर्स के अंदर पोजीशन करने की एबिलिटी प्रोवाइड करती है। दोस्तों इंडिया ब्रह्मोस को न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ भी आर्म्ड कर सकता है। जहां ब्रह्मोस के लैंड और नेवल वर्जन 200 किलोग्राम वॉरहेड कैरी कर सकते हैं, वहीं इसका एरियल वर्जन 300 किलोग्राम वॉरहेड डिलीवर करने में सक्षम होगा। ब्रह्मोस की एक कैपेबिलिटी चाइना और पाकिस्तान को न्यूक्लियर डेटरेंस का वो चैलेंज ऑफर कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट उनके पास आज कोई फॉर्मिडेबल रिस्पॉन्स नहीं है। दोस्तों रिसेंटली इंडिया ने फिलीपींस के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हुए ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट कंफर्म किया है। फिलीपींस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस डेल्फिन लोरेंजाना ने दिसंबर 31 को एक नोटिस ऑफ अवार्ड के थ्रू ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड से $374 मिलियन डील की बात ऑफिशियली अनाउंस की थी। इस एग्रीमेंट के कंप्लीशन के साथ ये इंडिया द्वारा इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड डिफेंस इक्विपमेंट की मेजर सेल होगी। फिलीपींस द्वारा ब्रह्मोस को इंजेक्ट किया जाना आज इंडो पैसिफिक रीजन में वाइड रेंजिंग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। चाइना के साथ साउथ चाइना सी में एक टसल में एंगेज्ड फिलीपींस के लिए ये एक सक्सेसफुल डिटरेंट की तरह साबित होगा। शायद यही कारण है कि चाइना आसियान नेशंस द्वारा ब्रह्मोस जैसे डिफेंस सिस्टम्स को एक्वायर करने का अपोज करता आया है। चाइना के इस एग्रेसिव नेचर को देख आज कई डिफेंस एक्सपर्ट्स इस बात का अनुमान लगाते हैं कि आगे चलकर कई नेशंस जो चाइनीज बेलिगेरेंस से थ्रेटेंड हैं, वो ब्रह्मोस को इंडक्ट कर सकते हैं। इस तरह केवल इंडिया की इकोनॉमिक, सॉफ्ट और हार्ड पावर इस रीजन में बूस्ट होती नजर आएगी, बल्कि इंडो पैसिफिक में इंडिया उन्हें एक स्ट्रॉन्ग और डिपेंडेबल पार्टनर की तरह दिखेगा, जो उनकी सोवर्निटी और टेरिटरी प्रोटेक्ट करने में सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। आज फिलीपींस के अलावा वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड भी ब्रह्मोस में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। जुलाई 2020 में इंडोनेशियन डिफेंस मिनिस्टर द्वारा इंडिया विजिट किए जाने के दौरान उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल्स को लेकर एडवांस स्टेज पे डिस्कशंस किए थे, जिसे ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा बताया गया था। दोस्तों ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट न केवल इंडियन डिफेंस डिप्लोमेसी के लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है, बल्कि इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री को भी एक नया रूप देने में कामयाब होता दिख रहा है। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने आज तक केवल इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की नीड्स ही केटर की हैं। हमारी इंडस्ट्रीज द्वारा प्रोड्यूस्ड मेजॉरिटी ऑफ आइटम्स फॉरेन फर्म्स से ऑब्टेन्ड लाइसेंसेस के थ्रू मैन्युफैक्चर की जाती है। पिछले कुछ सालों में इंडियन गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत डोमेस्टिक डिफेंस रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग के अलावा एक्सपोर्ट्स पे भी फोकस करने का काम किया है। इन्हीं कारणों से हम इंडिया के बढ़ते हुए डिफेंस एक्सपोर्ट्स को देख सकते हैं। इंडिया आज 2025 तक $5 बिलियन के डिफेंस एक्सपोर्ट के टारगेट को परस्यू कर रहा है। ऐसे में प्राइवेट प्लेयर्स का डिफेंस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होना एक सिग्निफिकेंट बूस्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों ये थी एक एनालिसिस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। दोस्तों ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और इंडियाज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सवाल यूपीएससी GS3 के सिक्योरिटी और इकोनॉमी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़ के जाएंगे, जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। So the question is that self-reliance in defense manufacturing is a crucial component in managing national sovereignty and enhancing defense capability. Discuss the statement in context of
indigenization of Indian defense manufacturing? Do answer this question in the comment section. That's it for the today's video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।